नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन से डरने लगे हैं? राहुल गांधी से डरने लगे हैं? उन्हें इतना डर सताने लगा है कि वो उनके प्रत्याशियों तक पर हमले कराने लगे हैं। क्या नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा अब उन्हें ही खोखला लगने लगा है? और क्या राहुल गांधी के मुद्दे अब नरेंद्र मोदी के सारे नैरेटिव को तोड़ने लगे? और क्या प्रियंका गांधी को डराने लगे हैं? तो क्या नरेंद्र मोदी इतने डरपोक प्रधानमंत्री हैं? आज आपसे यही बात करूंगा। सबसे पहले कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो छतरपुर से थे, उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया था। कहा गया कि एक जगह उन्होंने साइन नहीं किए, जबकि जिस समय आप आवेदन पत्र जमा करते हैं, कलेक्टर उसको चेक करता है और वहां साइन करवाता है। पहली बात। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के सूरत से प्रत्याशी, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया और कहा गया जो उनके प्रस्तावक हैं उन्होंने साइन ही नहीं किए हैं। जो लोग फॉर्म जमा करते हैं एक एक जगह जहां भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में है, सिग्नेचर करके ही जमा करते हैं। लेकिन सब ये कहानी बताई जा रही है कि उन्होंने किए ही नहीं थे, यानी किसी और ने कर दिए। अब जब तक इसको चेक होगा तब तक चुनाव कंप्लीट हो चुका होगा। उधर अदालतें इस पर सुनने को तैयार नहीं है। तो यह दशा हो तो आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में जा रहा है, कितना डरे हुए हैं। जब आप 400 पार हो रहे हैं तो आपको यह फिक्र नहीं होनी चाहिए, सामने वाले को हटाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। लड़िए, जीतिए। लेकिन जब से 102 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है, तब से हालत बिगड़ी हुई है। और हालात तो ये हैं कि नागपुर में जब मतदान कर रहा था, एक युवक मतदान के लिए गया तो उसके लिए जो मशीन इस्तेमाल हो रही थी पर्ची निकालने के लिए, उस मशीन में नितिन गडकरी और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान सहित प्रचार की पर्ची निकाली जा रही। क्यों? वह मशीन इसलिए दी गई कि जिससे अधिक से अधिक प्रचार किया जाए और उसके जरिए, जबकि उस समय प्रचार रुक चुका होता है, उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है चुनाव के वहां पर, यह किया जा रहा था। युवाओं ने इसको लेकर सवाल उठाए। सवाल तो उठते ही है। प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि हमने किसानों के लिए कर दिया, महिलाओं के लिए कर दिया, सबके लिए कर दिया, लेकिन आज भी पंजाब में और देश के तमाम हिस्सों में किसान आंदोलित बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ कितना अन्याय किया है, और वो उस अन्याय के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को खदेड़ रहे हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नियत है कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करे, लेकिन सच्चाई ये है, उनकी नियत यहां दिखती है कि सारे भ्रष्टाचारी हमारे पास आ जाओ और अपने आप भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आप हमारे यहां बैठ के भ्रष्टाचार करोगे तो हमें मुनाफा दो। तो ये ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार जब कर रहे हो तो आप समझ सकते हैं, तो वह काम नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। नरेंद्र मोदी की सरकार यह करती है कि महिलाओं के ऊपर जब बलात्कार होता है, उनके ऊपर हमले होते हैं, उनके साथ तमाम तरह के अन्याय होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उन अन्यायियों को, उन
बलात्कारियों को, उन यौन शोषकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लेती है, अपने साथ मिला लेती है और फिर कहती है महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हुई हैं भाजपा के कारण। और उसके बाद लखपति दीदी की बात करते हैं, जैसे किसानों की बात करते हैं कि 2 गुना कर दिया। और इसके बाद जब किसानों का गुस्सा आता है, महिलाओं का गुस्सा आता है, तो उसके बहाने बताते हैं। युवा रोजगार को पूछता है कि आखिर मेरा रोजगार कहां है, और रोजगार नहीं तो वोट नहीं। नरेंद्र मोदी डर जाते हैं, उस पर चर्चा नहीं करते हैं, उस पर बात नहीं करते हैं। और वो क्या करते हैं? वो राहुल गांधी पर हमला करते हैं, वो प्रियंका गांधी पर हमला करते हैं और कांग्रेस पर हमला करते हैं। कहते हैं वो राम मंदिर क्यों नहीं गए, वो पूजा अर्चना क्यों नहीं करते हैं, वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं। साहब, किसी भी राजनीतिक पार्टी का काम, किसी भी सरकार का काम पूजा पाठ करना नहीं होता है। पार्टी का काम यह नहीं होता है। राजनीतिक पार्टी का काम जनता के मुद्दे उठाना होता है, जो राहुल गांधी बखूबी उठाते हैं। और उन्होंने कल, चाहे अमरोहा हो चाहे बिहार हो, दोनों जगह उन्होंने, यूपी और बिहार दोनों जगह उन्होंने सिर्फ मुद्दे पर बात की, जनता के उन मुद्दों पे बात की जिनकी उसे दरकार है। आप जानते हो, अरबपतियों के बेटे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे जॉब मार्केट में जाने से पहले अप्रेंटिसशिप करते हैं। 6 महीने की उनको नौकरी मिलती है, बड़ी सी बड़ी कंपनी में जाते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, बैंक में पैसा आता है और फिर वो परमानेंट जॉब में जाते हैं। मगर यह सुविधा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को कभी नहीं मिली। बड़े बड़े अरबपति अपने बेटे को अपनी कंपनी में अप्रेंटिसशिप करवाते हैं, मगर हमारे युवा भड़कते रहते हैं, सड़क पे घूमते रहते हैं। तो हमने एक नई योजना लाई है, इसका नाम पहली नौकरी पक्की। पहली नौकरी पक्की। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, कॉलेज के ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, आप सुन लो, यह आपके लिए योजना है। इससे आपकी जिंदगी बदलने जा रही है। तूफान आने वाला है। प्राइवेट कंपनियों में, हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर में और सरकारी ऑफिसेज में हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। मतलब, अगर आपने हिंदुस्तान की सरकार से अप्रेंटिसशिप मतलब 1 साल की नौकरी मांगी, तो यह आपका अधिकार है, सरकार आपको मना नहीं कर सकती। 1 साल की नौकरी मिलेगी, उसमें आपकी ट्रेनिंग होगी। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, बीएचईएल, एचएएल जैसे कंपनियों में, सरकारी ऑफिसेज में 1 साल आपकी ट्रेनिंग होगी। 1 साल में आपके बैंक अकाउंट में सरकार 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए हर महीने खटाखट डालेगी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, नरेंद्र मोदी को डर लगता है, क्योंकि वो मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। सरकार का काम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाना या वहां जाना नहीं है।
उनको, उन धार्मिक लोगों को वो माहौल देने का है कि आप स्वतंत्र हैं, चाहे जो बेहतरीन बनाए। और राम मंदिर भी नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया। राम मंदिर आपके पैसे से, आपके चंदे से बना है, और उस चंदे में भी चोरी का काम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्योंकि उसका ट्रस्ट, जो मैनेजमेंट ट्रस्ट है, वो उन्होंने बनाया था जिसने ये धांधली की। यह सत्य है, और जब यह सत्य होता है, सामने आता है, तो तकलीफ होती है। तब सनातन और दूसरी चीजें कहते हैं। उन्हें सनातन का, हिंदू धर्म का कोई इतिहास नहीं पता है। इसको लेकर के 90 के दशक में मंत्री थे रामविलास पासवान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तब उन्होंने यही सवाल किया था। अब हिंदू धर्म मैं बार बार क्या कहता हूं कि मैं एक बात को सुन रहा हूं, हिंदू धर्म। मैं उस डिबेट में भी नहीं जाना चाहता हूं। हमारे यहाँ बहुत से पढ़े लिखे साथी हैं, और मैं समझता हूं संस्कृत और वेद को उधर पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं बनिस्बत हमसे। लेकिन हमने तो कहीं वेद में, एक भी वेद में कहीं जाकर के हिंदू शब्द नहीं देखा है। हमने रामायण 2 रामायण लिखे गए। एक रामायण लिखा गया था वाल्मीकि जी का रामायण, और दूसरा रामायण लिखा गया था तुलसीदास जी का रामायण। इन दोनों रामायण में से कोई आदमी एक जगह भी हिंदू शब्द का हमको इस्तेमाल बतला दे, तो मैं क्या कहता हूं, जो भी दंड के हैं हम भुगतने को तैयार हैं। उपनिषद में कहीं बतला दीजिए, गीता में कहीं बतला दीजिए, महाभारत में कहीं शब्द बतला दीजिए। ये रहने का एक ढंग है, कैसे हम रहें। सहनशीलता की आपने बात कही, लेकिन हर चीज में हिंदुत्व। जब हिंदू ही नहीं है तो हिंदुत्व कहां है? ये सबको मालूम है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे 9वीं क्लास में कि भाई वहां से विदेशी लोग आए थे, वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, वहां से कि आखिर ये हिंदू शब्द आता कहां से, और हिंदू को लेकर के उन्होंने तमाम बातें कही कि हिंदू शब्द आया कहां से। वास्तव में यह सत्य है कि हिंदू शब्द कहां से आया आप नहीं बता सकते। सनातन के नाम पर जो आप नफरत परोसते हैं, वो कहां से आई, नहीं आप बता सकते। इन सब का कहीं उदय नहीं होता है किन्हीं धार्मिक ग्रंथों में, कहीं नहीं मिलता है। ये आपके गढ़े हुए हैं, मुगलों के दिए हुए हैं, मुस्लिम आक्रांताओं के नाम दिए हुए हैं, उनके। और यदि आप धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की, तो सबसे बड़े चारों आचार्य भी उस राम मंदिर में जो आपने प्रतिमा स्थापित की, मनमानी ढंग से स्थापित की, उसके खिलाफ थे, और वो नहीं गए। इससे आप समझ सकते हैं कि वजह क्या है। वो आपके अधीन नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी सबको अपने अधीन बनाना चाहते हैं। तो आप मालिक नहीं, मालिक जनता है। यही सारी वजह है। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं, प्रियंका गांधी जिनको बार बार केंद्रित करती हैं, बार बार बताती हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, जिसके कारण देश बर्बादी में गया है, और क्या हम और हमारी सरकार करेगी जिससे यह देश ऊंचाइयों पर जाएगा। आप 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को अपने मन में रखें। पहला ये कि देश भर में क्या हो रहा है, देश की राजनीति कैसे चल रही है, आगे चल के देश का क्या होगा, भविष्य हमारा कैसा लग रहा है। और दूसरा कि आपकी जो रोज की जिंदगी है, आपके जो संघर्ष हैं, आप जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपका जो संघर्ष है, उसकी कोई सुनवाई है या नहीं है। ये 2 बड़े बड़े मुद्दे हैं मुख्य तौर पर। तो मैं थोड़ा दोनों मुद्दों पर आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। देखिए, जहाँ तक आपका जीवन है और आपके संघर्ष हैं, आपसे अच्छी तरह कोई इनको समझता नहीं है। सही बात है कि नहीं? मेरी बहनें बैठी हैं, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, आप किस तरह से रोज के जीवन को आप आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से जब आपको दुकान जाना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है, तो किस तरह से उस चीज़ को आप खरीद पाते हैं। आपके घर में सभी मेहनत कर रहे हैं, आप कर रही हैं, आपके पति कर रहे हैं, घर में कोई रोजगार के लायक कोई बड़ा बच्चा हो तो वो भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके मेहनत कर रहा है। कमाई सब कर रहे हैं, लेकिन वो कमाई पूरी नहीं हो रही है। तो जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जब जब कोई त्योहार आता है
या कोई ऐसी मुश्किल आ जाती है आपके जीवन में कि कोई बीमार पड़ गया या घर में कुछ टूट गया, छत से पानी आ रहा है, कुछ भी हो, और आपको मरम्मत करनी हो या इलाज कराना हो या बच्चों के लिए फीस देनी हो या कुछ नया खरीदना हो, तो दिल में घबराहट होती है कि किस तरह से होगा, क्योंकि महंगाई पिछले 10 सालों में हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये आपकी एक बड़ी समस्या है। एक दूसरी आपकी समस्या है कि बेरोजगारी 45 सालों में आज देश में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। बेरोजगारी इतनी है कि चाहे कितना भी आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आपको ये गारंटी नहीं मिल सकती कि पढ़ने लिखने के बावजूद उसको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो तमाम हमारे जो नौजवान हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब बेरोजगार बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आपकी एक और समस्या है। किसानों की बहुत समस्याएं हैं। आज किसान भी महंगाई से जूझ रहा है। जितने भी सामान आप खेती में इस्तेमाल करते हैं सब पे जीएसटी है, सब महंगे हो गए हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो किसान खेती में भी कमा नहीं पा रहा है। जब भाई बहन ये बताते हैं तो मोदी को डर लगता है। यही डर है कि वो कहते हैं कि राहुल गांधी उत्तर छोड़ के दक्षिण चले आए। राहुल गांधी ने नहीं छोड़ा। 2019 में चुनाव हुआ था, वहां से लड़े थे। 2024 में भी चुनाव होगा, वो लड़ेंगे। छोड़ के आप आए। 2014 में आप बड़ौदा से लड़े थे और वाराणसी से लड़े। वाराणसी से आपका कोई नाता नहीं। आप जीते, आप वहां छोड़ के चले आए। और इसके बाद में आप उसके बाद में 2019 में वहां लड़ने नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी फिर से लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यही आपका डर है, यही डर है। इसलिए आप यह प्रपंच रचते। हालांकि आपके प्रपंच का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश की जनता हर बात का जवाब देना जानती है। वो सवाल भी कर रही है और जवाब भी दे रही है। इसी जवाब का नतीजा है कि पहले चरण के चुनाव में 5.25% कम वोट पड़ा है। 5.25% कम वोट पड़ा है। जनता इतनी दुखी है। इस देश के तकरीबन 80 लाख मतदाताओं ने वोट नहीं दिया है। वो आपसे दुखी हैं, आपकी हरकतों से दुखी हैं। और इन सारी बातों ने हमारे देश के लोकतंत्र के लिए संकट पैदा किया है। जिस तरीके से हालात बने हैं, उन हालात में नागालैंड में 6 जिलों में लोगों ने 0% वोटिंग की। ऐसे ही झुंझुनू में, जहां से आपके उपराष्ट्रपति आते हैं, वहां लोगों ने वोटिंग नहीं की। और भी तमाम जगह। तो यह आपकी तानाशाही को जनता का जवाब है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये 102 सीटों पर जो वोटिंग हो गई है, इसमें इंडिया अलायंस को भारी बहुमत मिलेगा। और आने वाले अभी परिणाम में आपको वो साफ करने जा रही। इसी डर के कारण आप ये अनैतिक तरीके अपना रहे हैं चुनाव आयोग के साथ मिलकर, जो इस देश की जनता देख रही है, लेकिन वो उसका जवाब देगी, माकूल जवाब देगी। जय।